बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त आ गया कि उस थ्योरी और उन फार्मूला से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं जो आपकी बुक ने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें। जाहिर सी बात है, ये एमसीक्यूज आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक थ्योरी में जो फार्मूला और जो कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं वो आप लोगों ने पढ़ ना लिए हों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फॉर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली लाइक हनी, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो आसानी से बहते हैं, जैसे पानी। आप पानी के ग्लास जैसे ही पोर करें तो सारा पानी बाहर आ जाता है, लेकिन अगर वही ग्लास शहद से भरा हो तो आप देखते हैं उसको उल्टा करने पर भी शहद को बाहर आने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि शहद उस ग्लास की दीवारों के साथ काफी ज्यादा विस्कोसिटी की वजह से जुड़ा रहता है। तो वो कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो हनी की तरह यानी शहद की तरह है, उनके बारे में हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? दे हैव द डैश वैल्यू फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यही बताता है कि किसी चीज के फ्लो होने में कितना मसला होगा, कितनी मुश्किल होगी। तो शहद के केस में अगर हम देखें तो इसको तो फ्लो होने में बहुत मुश्किल होगी, तो फिर इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो डेफिनेटली ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जरा गौर से देखना आप लोगों ने, अ यूनिट फॉर विस्कोसिटी द सेंटीपॉइज। ये यूनिट दिया विस्कोसिटी का। आप कहेंगे ये यूनिट हम लोगों ने तो कभी नहीं इस्तेमाल किया। तो मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने जो यूनिट विस्कोसिटी का यूज किया है वो था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये था ऐसा यूनिट, ठीक है। लेकिन एक और यूनिट भी होता है जिसे हम सीजीएस यूनिट कहते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। जो विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है ना, वो पॉइज है, वो पॉइज है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पॉइज में कितने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होंगे, या एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कितने पॉइज होंगे। तो मैं उसका एक रिलेशन आपको बता देता हूं। एक पॉइज में, ठीक है, एक पॉइज में 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होते हैं। एक पॉइज में 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होते हैं। अच्छा, 0.1 को आपको मालूम है हम 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -1 जो है वो 0.1 होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब जरा देखिए वो पूछ क्या रहा है। वो कहता है एक विस्कोसिटी का यूनिट है सेंटीपॉइज। वो कहता है ये जो सेंटीपॉइज है इट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सेंटीपॉइज जो है वो किसके बराबर होगा? मैंने तो अभी पॉइज बताया, तो सेंटीपॉइज कितने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा? तो उसके लिए मुझे तो यहां सेंटीपॉइज चाहिए, तो मैं दोनों तरफ सेंटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखें, जब मैं इधर सेंटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी सेंटी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सेंटीपॉइज। अच्छा, जब मैं इधर सेंटी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाली चीज पहले मैं एज इट इज लिख देता हूं, ये वाली चीज। तो मैं सेंटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये सी का मतलब है सेंटी। लेकिन सेंटी का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्सेस आप लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, आपको याद है? प्रीफिक्सेस में मैंने आपको बताया था कि सेंटी का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर -2। तो मैंने सेंटी की वैल्यू पुट कर दी, 10 रेज़ टू द पावर -2 और 10 रेज़ टू द पावर -1, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ये तो बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो एक सेंटीपॉइज में कितने न्यूटन सेकंड पर मीटर आ रहे हैं, पर मीटर स्क्वायर आ रहे हैं? 10 रेज़ टू द पावर -3 आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं कि थर्ड एमसीक्यू क्या कहता है। वो कहता है स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू अ लिक्विड विद स्लो स्पीड एंड हैज डैश शेप। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को जब स्टोक्स लॉ पढ़ाया था थ्योरी में, तो मैंने स्टोक्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ लिमिटेशंस बताई थी, यानी कुछ खास कंडीशंस हैं जिनमें स्टोक्स लॉ अप्लाई हो सकता है। एक यहां उसने खुद बता दिए कि स्लो स्पीड होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की, लेकिन दूसरी कंडीशन उसने ब्लैंक में छोड़ दिया है। वो कहते हैं एंड हैज डैश शेप, एक खास शेप होती है जिसपे स्टोक्स लॉ अप्लाई हो सकता है। अब आप लोग पहचान तो गए होंगे, लेकिन मैं आपको उसकी रीजन बताता हूं थोड़ी सी। आपको मालूम है स्टोक्स लॉ की इक्वेशन क्या थी? 6 पाई ईटा आर वी। देखिए, फोर्स आप तब फाइंड आउट कर सकते हैं स्टोक्स लॉ के जरिए जब आर की एक वैल्यू हो,
यानी रेडियस या सेंटर से फासला सिर्फ एक ही वैल्यू बन रही हो। इमेजिन करें अगर मेरे पास एक बॉक्स हो तो क्या उस बॉक्स के सेंटर से हर तरफ बराबर फासला है? आप कहेंगे नहीं, ये फासला कम बन रहा है, ये फासला तो अच्छा खासा बन रहा है। तो इसका मतलब ये बॉक्स पर ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती, वरना आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये वाला डिस्टेंस पुट करें या ये वाला डिस्टेंस पुट करें, क्योंकि आर की वैल्यूज तो बहुत सी बनेंगी यहां पर। तो वो कौन सी ऐसी शेप है जिसके सेंटर से उसकी पेरिफेरी यानी उसकी बाउंड्री तक सारे रेडियस सेम होते हैं? आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, वो सफेयर है, क्योंकि सफेयर की डेफिनेशन यही है कि उसके सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक सारे रेडियस सेम लेंथ के होते हैं। ये आर है तो ये आर है तो ये भी आर। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपके पास रेडियस की एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू एक होती है वो कौन सी शेप में होती है? वो एक स्फेरिकल शेप में होती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, एक्चुअली ये इस चैप्टर से कम रिलेटेड है, असल में ये ज्यादा रिलेटेड है चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से। द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ 10 न्यूटन फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, 10 न्यूटन ऑब्जेक्ट यानी उसका वेट 10 न्यूटन है और आपको पता है वेट डाउनवर्ड होता है। तो ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन डाउनवर्ड बनाया। When it encounters 4 न्यूटन ऑफ एयर रेजिस्टेंस, उस पर 4 न्यूटन की एयर की रेजिस्टेंस भी लग रही है और आपको पता है जो एयर की ड्रैग फोर्स होती है वो हमेशा उसकी मोशन के ऑपोजिट होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एयर उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो वो 4 न्यूटन ऊपर को फोर्स लगाएगी। यानी इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेज हैं, एक ऊपर को एक नीचे को, दो एंटी पैरेलल फोर्सेज हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्सेज हैं। वेक्टर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास दो ऑपोजिट फोर्सेज हो तो आंसर यानी नेट फोर्स निकालने के लिए आप दोनों को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये 4 न्यूटन फोर्स है, तो व्हाट वुड बी द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट? तो नेट फोर्स होगी 10 माइनस 4 विच इज 6 न्यूटन। तो यूं हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है जी, तो वो नेट फोर्स ही पूछ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो एमसीक्यू नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। वो कहते हैं आ स्काई डाइवर, जो जंप करते हैं पैराशूट वगैरह पहनकर, आ स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम अ हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर बिफोर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी हर एक्सेलरेशन विल बी। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जरा तवज्जो से देखिएगा, इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं। एक है जब वो जंप करेगी, जिस लम्हे उसने जंप किया ना, उस लम्हे तो आपको मालूम है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा और वो होगा g, यानी 9.8। ठीक है, अच्छा, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि हवा में जब चीजें गिरती हैं या किसी भी फ्लूइड में जब चीजें गिरती हैं तो उनकी स्पीड हमेशा नहीं बढ़ती, बल्कि शुरू में उनकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन एक वक्त आता है उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और फिर वो उसी कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरती रहती है। उस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यही वजह है कि एक शख्स जो पैराशूट पहनकर जंप करता है वो जमीन तक सेफली कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड हमेशा नहीं बढ़ती रहती। वो जैसे ही जंप करता है थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट। जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी, स्पीड कांस्टेंट हो चुकी होगी, और जब स्पीड कांस्टेंट हो तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? जीरो होता है। व्हाट इज जीरो एक्सेलरेशन? व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। यानी वो लड़की जो स्काई डाइवर है, जब वो जंप कर रही है उसके पास एक्सेलरेशन g था, लेकिन जब टर्मिनल वेलोसिटी है तो उसके पास एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो मैं आपसे पूछूं, इससे थोड़ी देर पहले जब उसका एक्सेलरेशन जीरो, या इस पूरे जर्नी में जंप करने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आने तक उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे यार जब उसने जंप किया तो उसके पास एक्सेलरेशन 9.8 था, बाद में वो जीरो हो गया, तो यहां मुसलसल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होगा। 9.8 से 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर करके जीरो आएगा ना। तो इसका मतलब इससे पहले अगर हम पूछें एक्सेलरेशन कितना है तो वो g से कम हो रहा होगा मुसलसल, ताकि वो जीरो हो सके टर्मिनल वेलोसिटी पर, तो g से डिक्रीज करेगा। तो ये बात उसने लिखी है। अब जरा पढ़ते हैं इसको। बिफोर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी हर एक्सेलरेशन, टर्मिनल वेलोसिटी आने से पहले, यानी यहां या यहां या यहां कहीं भी, उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा? तो हम कहेंगे उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि उसने टर्मिनल वेलोसिटी पर जीरो हो जाना एक्सेलरेशन। ठीक है,
नंबर 6 तो बहुत आसान है, सब बच्चे कर सकते हैं। एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, वो तो मैंने बता दिया, टर्मिनल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन कितना होता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, 0 हो चुका होता है, क्योंकि हमारे पास बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से गिर रही होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 7, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो कि कहता है a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये थ्योरी में मैंने आपको बताया था, लेकिन इधर कैलकुलेट करते दोबारा से, a इंटू वी कांस्टेंट के बराबर है ना, वो कहता है ये कांस्टेंट क्या है। इसका आसान तरीका ये है कि आप पहले यूनिट निकालो जरा। यूनिट कैसे निकलेंगे, इधर देखिए, ये हमारे पास एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, स्पीड मीटर पर सेकंड होता है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ये क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अब जरा सोचें, ये क्यूबिक मीटर ये किसका यूनिट है, आप फौरन कहेंगे सर ये तो वॉल्यूम का यूनिट है। अच्छा, नीचे जो सेकंड है ये किसका यूनिट है, आप कहेंगे सर ये तो टाइम का यूनिट है। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट था ये किसके बराबर है, ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। लेकिन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां पर आपको मिल नहीं रहा, लेकिन आपको मालूम है जब आप टाइम से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को तो उसे हम कहते हैं रेट, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह आपने वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड कर दी तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। एक तरीका कहने का यह था कि आप कहें कि फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, लेकिन पर यूनिट टाइम को अगर आप रेट बोल दो तो क्या बोलोगे इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं एट द कंस्ट्रिक्शन होती है तंग जगह, नैरो प्लेस कोई हो, जैसे ये पाइप यहां से खुला आगे जाकर ये तंग हो गया तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। एट द कंस्ट्रक्शन इन द क्रॉस सेक्शन फॉर आइडियल फ्लो द स्पीड ऑफ फ्लूइड विल बी, तो जब कंस्ट्रक्शन होती है इस पॉइंट पर, ये जो मैंने आपको शो किया, यहां पर स्पीड ऑफ जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड बह रहा है पाइप के अंदर, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, या वही स्पीड रखेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। याद है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती थी, वो कहती थी कि हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड और एरिया का इनवर्स रिलेशन है, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती थी। यानी अगर मेरे पास बड़े एरिया का पाइप होगा तो वहां स्पीड कम होगी, और अगर मेरे पास छोटे एरिया का पाइप होगा तो वहां स्पीड ज्यादा होगी। और आप लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का मतलब है एरिया कम होना, तो एरिया कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। और यही होता है जब आप कूलर को पानी दे रहे हो या गमलों को पानी दे रहे हो, तो आप देखते हैं कि उस पानी के पाइप के आगे जब आप अंगूठा रखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसका एरिया कम कर देते हैं, और जैसे ही एरिया कम करते हैं तो आपको मालूम है स्पीड ने बढ़ना है, तो जैसे ही आप उसके आगे हाथ रखते हैं उसका एरिया कम कर देते हैं तो जो लिक्विड है वो तेजी से निकलना शुरू कर देता है, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास वो कहते हैं स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या होगी कंस्ट्रक्शन में, तो हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ फ्लूइड ग्रेटर होगी, और इसकी रीजन कहां से आ रही है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। चलते नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व करना है। देखते हैं जी स्टेटमेंट इस एमसीक्यू की। वो कहता है वाटर इन अ लेवल पाइप passes from a narrow cross section of pipe to a wider cross section of pipe। देख रहे पाइप यहाँ नैरो है यहाँ वाइड है, तो पानी नैरो से वाइड की तरफ जा रहा है। द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, तो बताएं प्रेशर के साथ क्या मामला होगा। प्रेशर जब पानी इधर से इधर जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रेशर अगेंस्ट द वॉल होता है इसका एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। हो सकता है कुछ बच्चे परेशान हो जाएं सोचकर, क्योंकि उनके जहन में जो फार्मूला है प्रेशर का वो तो है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसमें प्रेशर और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा यहां हम लोगों ने जब फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ी थी तो हम लोगों ने बात की थी वहां पर स्टैटिक प्रेशर की। दीवारों पर जो प्रेशर लगता है वो स्टैटिक प्रेशर होता है, और वो जो प्रेशर होता है उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इधर जाते हुए हम देखें तो एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर ऑन द वॉल, ठीक है, प्रेशर अगेंस्ट द वॉल इसे कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। इंजीनियरिंग की टर्म में हम इसे कहते हैं
स्टैटिक प्रेशर, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और भी प्रेशर होता है, जैसे हम प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, हम डायनामिक प्रेशर की बात करते हैं। तो यहाँ जो जब दीवारों की बात करते हैं ना, दीवारों पर जो पानी का प्रेशर पड़ता है उसे हम बोलते हैं वो स्टैटिक प्रेशर है। MCQ नंबर 10 देखते हैं। अ 4 मीटर हाई टैंक फिल्ड विद वाटर इज ड्रिल्ड विद 4 आइडेंटिकल स्मॉल होल्स। आसान अल्फाज में हमारे पास एक इस तरह का रिजर्वायर है, टैंक है, जो कि 4 मीटर लंबा है। ठीक है, 4 मीटर लंबा। वो कहता है इसमें हमने सुराख किया एक 1 मीटर पर, ये वाला, एक 1.5 मीटर हाइट पर, ये वाला, एक 2 मीटर हाइट पर ये वाला सुराख है, और एक 2.5 मीटर हाइट पर ये वाला सुराख है। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, ये सारी हाइट्स टैंक के बॉटम से दी हुई है। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स विल बी ग्रेटेस्ट फ्रॉम द होल। स्पीड ऑफ इफ्लक्स का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, और वो फार्मूला था √2g h1 - h2। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स का फार्मूला था। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप सारी हाइट्स पुट करके हर एक में स्पीड निकाल लें और फिर देखें कि हमारे पास जो स्पीड है वो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा किस में। लेकिन इसका एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आप कर सकते हैं, और वो क्या है, देखें, स्पीड डिपेंड कर रही है किस पर, h1 - h2। पूरी डिटेल के लिए तो आप लेक्चर देखेंगे, यहां मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, ठीक है, टॉरिस-लीस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड h1 - h2 पर डिपेंड कर रही है। h1 - h2 का मतलब आपने समझना डेप्थ, यानी स्पीड डिपेंड कर रही है डेप्थ पर, यानी सुराख जितना डीप होगा, टैंक में जितना नीचे होगा सुराख, उतना उससे निकलने वाले पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। और ये बात समझ में भी आती है, यहां से जो पानी निकल रहा है, देखो उसके ऊपर कितना ज्यादा पानी है जो उस पर प्रेशर डाल रहा है, तो वो बहुत तेजी से निकलेगा। लेकिन यहां जो सुराख है जितना ऊपर है, उसके ऊपर जो पानी जिसने प्रेशर डालना है उस पर, वो कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब जितना डेप्थ में होगा सुराख, उतना हमारे पास स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। जब स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, तो हम यहां से हिसाब लगा सकते हैं कि सबसे नीचे जो सुराख है वो तो 1 मीटर जो है वो हाइट पर था। ठीक है, तो इसमें जो फ्लूइड निकलेगा वो सबसे तेज स्पीड से निकलेगा। तो डेप्थ में जो स्पीड है वो बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि बाकी एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि 11th एमसीक्यू क्या कहता है। 11th एमसीक्यू की स्टेटमेंट है कि वेंथ्रीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर व्हाट। हम लोगों ने वेंथ्रीमीटर को बहुत डिटेल में पढ़ा था, वहां मैंने आपको बताया था कि वेंथ्रीमीटर जो है वो स्पीड ऑफ फ्लूइड को फाइंड आउट करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सही ऑप्शन होगा स्पीड ऑफ फ्लूइड। उसके बाद 12 एमसीक्यू देखते हैं। अ सर्टेन पाइप हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.0001 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये एरिया है 0.0001 मीटर स्क्वायर, इन विच वाटर इज फ्लोइंग एट दिस स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होगी तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो कहता है कि हमारे पास द वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी। अभी वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉल्यूम फ्लो रेट बेसिकली एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट होता है। अब एरिया भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, तो आपको जिस वैल्यूज पुट करनी है, एरिया है 0.0001, स्पीड है 10, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि फ्लो रेट का यही यूनिट होता है। तो इसमें से हमारे पास जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद वो कहता है एट सफिशिएंटली हाई स्पीड, अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड कर दें फ्लूइड की, तो उसका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है। तो आपको पता है 2 किस्म के फ्लो होते हैं, एक को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं और एक को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। जब लिक्विड आराम से बह रहा हो तो उसका जो फ्लो होता है उसमें एक सुकून होता है, उसमें एक इक्विलिब्रियम होता है, तो हम कहते हैं कि वो जो हमारे पास फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या स्टडी फ्लो है। लेकिन जब एक खास रफ्तार से स्पीड ज्यादा हो जाए तो हम फिर कहते हैं कि वो जो फ्लो है अब उसमें
टर्बुलेंस आ गई है, वो टर्बुलेंट फ्लो हो गया है, वो इतना रेगुलर फ्लो नहीं है बल्कि उसमें इरेगुलरिटी आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहते हैं द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर अबव द लीक पॉइंट। ठीक है, 10 मीटर अबव द लीक पॉइंट, ये आप कंसीडर कर सकते हैं एच हाइट। द स्पीड विद विच द वाटर इमर्ज फ्रॉम द लीक, तो किस स्पीड से वाटर उस सुराख से निकलेगा। तो बेसिकली ये टॉरिसलिस थ्योरम की एप्लीकेशन है। आपको याद है टॉरिसलिस थ्योरम में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि किसी भी होल में से जो स्पीड, जिस स्पीड से फ्लूइड निकलेगा उसे स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते थे, उसे v से रिप्रेजेंट करते थे, वो बराबर होगी √2gh। अब यहां वैल्यूज पुट करते हैं, √2g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू इसने 10 दी हुई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट 14 मीटर्स पर सेकेंड आएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है व्हेन द रेडियस ऑफ द आर्टरी इज रिड्यूस्ड, यानी रेडियस से आप ये भी कह सकते हैं कि एरिया कम हो गया। एक ही बात है ना, जब रेडियस कम हो जाता है तो एरिया भी कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखें हम लोगों ने पढ़ा था कि इस चैप्टर में प्रेशर और एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये मैंने लास्ट आपको कुछ एमसीक्यूज पहले भी बात बताई। आमतौर पर जो हम समझते हैं वो है P = F/A, यानी प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बच्चे प्रेशर और एरिया का इनवर्स रिलेशन समझते रहे, लेकिन इस चैप्टर में जहां फ्लूइड की बात हो रही है वहां स्टैटिक प्रेशर की बात हो रही होती है, और स्टैटिक प्रेशर जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम। तो अगर आर्टरी जो है, जो भी खून की नाली है, वो अगर उसका एरिया कम हो रहा है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर भी, उसमें वहां पर ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी डिक्रीज आएगा। अच्छा, इसको हम एक और तरह से भी देख सकते हैं, यानी मैं तो आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि प्रेशर एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये आर्टरी है और ये देख रहे हैं आपके शुरू में ये खुली है और बाद में हमारे पास ये तंग हो रही है, नैरो हो रही है। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन वो कहता है कि वेयर स्पीड इज हाई, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं स्पीड और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, यानी जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा। अच्छा, अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करूं तो आपको मालूम है, जरा देखिए यहां पर हमारे पास एरिया ज्यादा है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि स्पीड का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन। यानी आप जब देख रहे हैं यहां पर आएगा फ्लूइड तो यहां पर एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो मैं स्पीड के साथ एक अपवर्ड एरो लगा रहा हूं जो कि बता रहे स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब ये जो स्पीड की इंफॉर्मेशन है इसको यहां पुट करें, तो जब स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली आंसर वही आ रहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो आप पहले स्पीड के बारे में देखकर फिर स्पीड का प्रेशर के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा गौर करें अगर तो आपको यहां से क्लियरली ये वाला रिलेशन आ सकता है। कैसे, ये देखें, या अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि एरिया का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है। यहां पर भी 1/v ही आ रहा है, यहां पर भी 1/v आ रहा है, यानी प्रेशर का भी स्पीड के साथ वही रिलेशन है, एरिया का भी स्पीड के साथ वही रिलेशन है। तो फिर इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा क्योंकि दोनों एक ही क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यही बात मैंने यहाँ पर स्टार्ट में लिखी थी। तो आप चाहें तो शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो लॉन्गर वे यूज कर सकते हैं, लेकिन आंसर बहरहाल आपका सही आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 6 के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आप सब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।